सोमवार की सुबह और बाजार के लिए है मिले जुले संकेत, लेकिन हमारे चेहरों पर जो मुस्कुराहट है उसकी कई और भी वजह है। बाजार तो हर रोज ऊपर और नीचे थोड़े बहुत चलते रहेंगे, लेकिन आज का सेशन भी शुक्रवार की तरह रेंज बाउंड रहने के पूरे अनुमान। तो आइए करते ही शुरुआत। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। और बाजार की बात करें उससे पहले अनिल जी, आपका तो दमदार वीकेंड रहा। जी बिजनेस है तो इब्जा अवार्ड्स में धूम मचा दी सर। बहुत बहुत बधाई आपको, चैनल को, मृत्युंजय को। बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन है। सबसे पहले तो बधाई इस बात की दीप, अगर किसी को जाती तो वो हमारे दर्शक हैं जी। क्योंकि ये जो अवार्ड है वो पूरा उनके नाम पर, क्योंकि अगर उन्हें बेस्ट बिजनेस चैनल लगता है, और ये बेस्ट बिजनेस चैनल का मतलब ये कि वो हिंदी, इंग्लिश सभी भाषाओं में जहाँ भी बिजनेस का कवरेज होता है उसमें वो जी बिजनेस को सबसे बेहतरीन चैनल मानते हैं। तो ये वाकई में हमारे दर्शक हैं, उनका प्यार है, उनका विश्वास है, उसकी वजह से। दूसरी बात, कमोडिटीज़ में जिस तरह का प्रदर्शन हमारी टीम का है मृत्युंजय के नेतृत्व में, वो ज़बरदस्त है। और मृत्युंजय बहुत अच्छे से, सही मायनों में ये डिज़र्व करते हैं कि वो बेस्ट कमोडिटी एडिटर हैं और बहुत अच्छा काम वो कर रहे हैं। तो मृत्युंजय को भी विशेष बधाई। दूसरी बधाई जो जाती है वो हमारी पूरी टीम को जाती है, जिनकी वजह से हम ये अच्छा काम कर पाते हैं। और आमतौर पर ये होता है कि वो है ना कि फिल्म बनाने में प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, साइड एक्टर्स, टेक्नीशियंस, सारे स्टाफ का सबसे ज़्यादा योगदान होता है, लेकिन वो फ़ोटो जो लगती है वो हीरो की लगती है, स्टार की, सुपरस्टार की लगती है, लेकिन असली काम पीछे वाले बहुत लोग करते हैं। तो अगर मैं अच्छा शो कर पाता हूं तो उसमें आपका भी पूरा कंट्रीब्यूशन है, हमारी टीम का पूरा कंट्रीब्यूशन है, नाम मेरा हो जाता है। लेकिन एक अच्छी बात जो लगी दीप, और कई सारे अवार्ड्स मिलते हैं, भगवान ने चाहा तो आगे भी मिलेंगे, लेकिन एक अच्छी बात जो लगी इस अवार्ड में वो है कि जो अवार्ड का टाइटल जो दिया है वो थोड़ा दिल को छूने वाला है। क्रेडिबिलिटी, ट्रस्ट या आपका भरोसा जो बनता है वो दर्शकों के प्यार की वजह से बनता है। तो आपका प्यार है तो हम ट्रस्टवर्दी हैं, तो हम क्रेडिबल हैं। इसलिए पूरी तरह से ये अवार्ड जो है डेडिकेटेड है हमारे सारे प्यारे दर्शकों को, जो मेरी एक्सटेंडेड फैमिली है, पूरी तरह से उनके लिए। पर सर इसमें आपका योगदान बहुत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि लीडर से ही तो टीम बनती है और उसी का आपने दिखाया। और जो ये बात कर रहे थे मोस्ट क्रेडिबल जर्नलिस्ट की, जो आपने कुछ मुहिम पिछले 2 साल में चलाई हैं, हमने देखा सेबी की तरफ से, आरबीआई की तरफ से एक्शन भी आया, वहाँ से जो भरोसा बढ़ा है और दर्शकों का प्यार बढ़ा है, उसका भी इम्पैक्ट इस अवार्ड में दिख रहा है। बिल्कुल दीप, और ये एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि हम उन सारे मुद्दों को उठाना चाहते हैं, उठाते रहे हैं हमेशा, जो आम निवेशकों के हित में है। दो चीज़ें हम करने की कोशिश करते हैं। एक, जहां उनके इंटरेस्ट हैं और उनके इंटरेस्ट कहीं न कहीं अगर कॉम्प्रोमाइज़ किए जा रहे हैं तो उसकी बात उठाई जाए, सही प्लेटफॉर्म तक पहुंचाई जाए और ये देखा जाए कि उस पर डिसीजन हो रहा है नहीं हो रहा है। और इस मामले में मैं हमारे रेगुलेटर्स को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, चाहे वो एक्सचेंजेस हों, चाहे आरबीआई हो और सेबी हो। मैंने इतना प्रोएक्टिवली काम होते हुए नहीं देखा। आप कभी भी उन्हें कोई भी चीज़ कहें कि ये ठीक नहीं हो रही है, इसमें सुधार करने की ज़रूरत है, बहुत पॉजिटिवली लेते हैं और उसे ठीक करने की कोशिश करते हैं। तो वो एक बहुत बड़ी चीज़ है कि उनकी तरफ से भी हमें सपोर्ट मिलता है और हमारा नाम हो जाता है कि देखिए हमने बोला कर दिया। अल्टीमेटली करने वाले वो लोग हैं, हम सिर्फ बताने वाले हैं। तो एक चीज़ वो है जो हम दर्शकों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, और दूसरी चीज़ जो हमारी सबसे बड़ी ताकत है और जिसकी वजह से हमारा दर्शकों के साथ कनेक्ट है, वो ये कि मैं हमेशा से ये जानता हूँ और इस बात का मुझे पता है कि हमारे से पहले भी बहुत अच्छे बिजनेस जर्नलिस्ट आए हैं, बहुत अच्छे एंकर्स आए हैं और मेरे से बहुत बेहतर आएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। आपने गावस्कर के ज़माने से कोहली के ज़माने तक देखा है, करेक्ट। एक से एक धुरंधर आए, पहले वाले पुराने रिकॉर्ड टूटते, नए बनते हैं, ये हमारे साथ भी होगा। लेकिन हमारी कोशिश ये है कि हमारे दर्शकों को हम कितना नॉलेज दे सकते हैं, कितना उन्हें सिखा सकते हैं कि उन्हें हमारी ज़रूरत ना पड़े। बिल्कुल, अगर वो हम करने में सफल हुए तो ही हम सफल हैं। अदरवाइज हमें जो आता है हमने बता दिया, हमने गाइडेंस दे दिया, आपने कर लिया, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो कोई भी कर सकता है। लेकिन आपको अपने आप निर्णय लेने योग्य कितना हम बना पाते हैं, वो मेरी सक्सेस होनी चाहिए अगर हमने कुछ किया तो बाकी सही गलत जितनी बार हम सही पढ़ते हैं उससे ज़्यादा गलत पढ़ते हैं, ये मुझे पता है। कहने की बात नहीं है, मार्केट है, सही गलत चलता रहेगा लाइफ लॉन्ग। लेकिन अगर हम हमारे दर्शकों को इस लायक बना सकें कि वो अपने इन्वेस्टमेंट्स के डिसीजन खुद ले पाएँ, एम्पावर फील करें, नॉलेज हो, जब डिसीजन ले तो वो कॉन्फिडेंस हो, वही हमारा अचीवमेंट है और उसकी कोशिश रहती है। तो
अच्छा लगता है जब दर्शकों का इतना प्यार मिलता है। तो थैंक यू सो मच, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद इस प्यार और विश्वास के लिए। हार्ड वर्क रिवॉर्ड हो तो फिर उसका मजा ही कुछ अलग होता है। वो एनर्जी आती है। इस वीकेंड पे मैं बहुत ट्रैवल कर रहा था दीप जी। मैं पुणे था और इंसिडेंटली कल पुणे में सीए स्टूडेंट्स जो बच्चे हैं वहाँ पर एक साथ कोचिंग क्लासेस हैं, वहाँ पर 250 बच्चे एक साथ पास हुए हैं। तो मुझे निमंत्रण मिला तो मैंने कहा कि वहाँ ज़रूर जाना चाहिए। और बच्चों के साथ जो मज़ा आता है, जो एनर्जी हमें मिलती है, तो ये एनर्जी मैं हमारे दर्शकों से लेता हूँ। कई बार लोग मुझे कहते हैं कि आप कैसे इतना ट्रैवल करते हैं, कैसे एक्टिव रहते हैं, लेकिन जो प्यार मिलता है वो इनडायरेक्ट एनर्जी जो है ना, वो बहुत ज़बरदस्त है, वो लोगों से मिलती है। और तभी आपको काम करने के लिए ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और फिर आप जैसी टीम हमारे साथ में हो, फिर कहने ही क्या, 1 और 1 11 हो जाते हैं। नहीं सर, आप तो एग्जाम्पल हैं, आपकी वजह से हमें भी मोटिवेशन मिलता है अच्छा काम करें। तो बहुत बहुत बधाई सर आपको और हमारी पूरी टीम को। सुनहरा हो गया हमारा न्यूज़ रूम इन गोल्डन अवार्ड्स की वजह से। आइए फिर आज की भी सर करनी है तैयारी, नया हफ्ता भी शुरू हो रहा है, तो सबसे पहले आज के कुछ अहम ट्रिगर्स जान लें सर। बिल्कुल, ट्रिगर्स आज के देखे जाएं दीप तो ग्लोबल मार्केट से जो ट्रिगर्स आते दिख रहे हैं वो रूस और यूक्रेन के बीच चौथे दौर की बातचीत आज होने की संभावना रोम में है। HDFC बैंक को बड़ी राहत है, तो साथ ही पेटीएम के लिए थोड़ी सी खराब खबरें, तो वो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन थोड़ा बहुत आप देखेंगे। 4 दशकों के बाद 40 साल के बाद 40 साल के सबसे लोएस्ट लेवल पर जो आप EPF में पैसा डालते हैं उसमें ब्याज दर 0.5% घटाई है, 8.1% हुई है। जनवरी में IIP की ग्रोथ पिछले साल दर साल वैसे तुलना करनी नहीं चाहिए, लेकिन करें तो बेहतर दिखेगा, 1.3%। सेटिस्फाइड होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन चलिए पिछले साल के मुकाबले में थोड़ा सा बेहतर होती हुई दिखिए। बिल्कुल, चलिए ये हैं आपके लिए कुछ अहम अपडेट। और अपडेट्स की बात निकली है तो शुरुआत रशिया यूक्रेन एक बार टच तो करना ही पड़ेगा। वैसे कुछ ज़्यादा खास होते हुए दिखा नहीं है। चौथी बैठक आज है, अब तक 3 बैठक में से कुछ नहीं निकला है। आज शायद आशा है कि शायद कुछ निकल आए, बट थोड़ा इनका अटैक भी कम हो गया है। यूक्रेन की तरफ से रेजिस्टेंस को भी थोड़ी परेशानियां आ रही हैं, पर बाजार अभी भी इस पर रिएक्ट कर रहा है। ऐसा नहीं है कि बाजार ने रिएक्ट करना बंद कर दिया उसे। दीप, मुझे लगता है कि थक रहे हैं। कब तक आप लड़ेंगे? तीसरा हफ्ता आ चुका है, लेकिन यह है कि कौन पहले ना करे कि मैं थक गया हूं और मैं अब नहीं लड़ूंगा। समस्या वहां है। मुझे लगता है कि कहीं न कहीं अब नेक्स्ट ट्रिगर चाहिए रशिया यूक्रेन के वॉर में। अब वो ट्रिगर या तो बात बढ़ने का हो, एक्चुअली क्यों नहीं हो रहा है ये मामला इतना लंबा खिंचता इसलिए चला जा रहा है, जो मेरी लिमिटेड समझ है इन मामलों की, उसकी एक वजह यह है कि सारे पश्चिमी देश चाहते तो ये है कि रशिया आक्रमण न करे, रशिया अपना कब्जा और ना बढ़ाए, लेकिन साथ ही रशिया से जो उनके इकोनॉमिकल इंटरेस्ट हैं उनके साथ वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते। उन्हें ऑयल भी चाहिए, गैस भी चाहिए, गेहूं भी चाहिए, बाकी सारी चीज़ें रशिया से चाहिए, और उस पर वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते। और इसलिए वो सोच रहे कि किस तरह से बिना इससे लड़े हम सारा काम कर लें, हमारी सप्लाई भी बनी रहे, यूक्रेन का जो होना था हो गया, अब कैसे हम उसको ऐसा कर। और पुतिन साहब इस बात को अच्छी तरह से भांप रहे हैं और इसलिए वो नरम पड़ने को तैयार नहीं है। बातचीत चौथे दौर की आज है, कोई नतीजा निकलेगा मुझे उसमें कोई उम्मीद ही नहीं है। देखिए, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री मिलकर तो कभी डिसीजन ले ही नहीं सकते। अल्टीमेटली आपको अगर होपफुल होना है कि बातचीत का नतीजा निकलेगा, तो जब तक दोनों राष्ट्रपति मिलकर बात नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा, और वो भी पहले ही दौर में नहीं होगा। उसके लिए भी आपको कई दौर की बातचीत करनी होगी। तो अभी तक हम इस समस्या के समाधान से काफ़ी दूर है, पहली चीज़। तो ऐसी स्थिति में स्टेटस को है, लेकिन क्या जैसी कि जस की तस जो स्थिति बनी हुई है, अब इसमें किस तरफ बदलाव होता है वो बाजार जानना चाहता है, पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी हो। सो जब तक वो नहीं होता तब तक बाजारों के लिए लिमिटेड इम्पैक्ट है। कुछ गोलियों चलने का, कुछ हमला करने का, अब आजकल बाजार को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई ज्यादा हो नहीं रहा। सो या तो क्या है, बात और बिगड़ती हुई नजर आए तब तो अलग बात है। आप देखिए, एक हफ्ते पहले हम न्यूक्लियर वॉर को लेकर डरे थे, अब आज का उस दिन 15,800 के नीचे का आपने लो बनाया था, अब आज कोई बात ही नहीं करता। करेक्ट, सैंक्शंस बढ़ा रहे हैं, किसी को फर्क ही नहीं पड़ता। सो कई चीजों से हम इम्यून हो चुके हैं, जाने दो, चलता रहेगा। सो अब नया ट्रिगर कुछ चाहिए। नया ट्रिगर क्या हो सकता है? या तो दोनों राष्ट्रपति के बीच में बातचीत शुरुआत होने के संकेत हो जिससे बाजार पॉजिटिव लेगा, और या फिर कुछ न कुछ ऐसी खराब खबर आई जिससे कि तनाव बढ़ने का या हमला बढ़ने का या बात बिगड़ने का खतरा हो। इन दोनों के बीच में जब तक कुछ नहीं होता तब तक हमारा फॉर्मूला जो पिछले हफ्ते का था वही रखेंगे, कच्चा तेल। 5 में से 4 दिन ऊपर बंद हुए ना, पिछले क्यों हुए? 140 वाला कच्चा तेल अगर आपका 110 आ जाता है तो ये पिछले 4 दिन कौन सोच सकता है? मुझे बताओ,
पिछले सोमवार को जब हम बैठे थे, कोई कह सकता था कि अगले 4 दिन बाजार हरे निशान में बंद होंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई भी नहीं कह सकता, मैं भी नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, करेक्ट। उस समय तो सिचुएशन, उस समय सिचुएशन ऐसी थी। यही इस बाजार की खूबी है। हमें सिर्फ एक ही चीज ध्यान में रखनी, कच्चे तेल पे नजर रखनी है। जब तक मुझे नया ट्रिगर नहीं मिले जिसमें मैं देखूं, तब तक मैं ये देखूंगा। हाँ, और बाकी तो दुनिया भर में ये जो फालतू की चीज चलती रहेगी, गजब ही है सब लोग, मतलब क्या बोलेंगे, मतलब किस पे भरोसा करें आप, वो समझ में नहीं आता है। मतलब मिसाइलें कहीं की कहीं जा रही है, मतलब हो क्या है सच में सर, कोई किसी पे कुछ भी कर रहा है। हाँ, हमारे यहाँ से मिसाइल गई है पाकिस्तान में। अच्छा, गई तो गई। अच्छा, एक अच्छी बात हुई थी। अच्छा, वो ईरान ने मिसाइल छोड़नी थी, इजराइल में पहुंच गई अमेरिका के कॉन्सुलेट में। अच्छा, और सबसे बड़ी बात, दोनों जगह जहाँ गिरी उन लोगों ने आपत्ति भी नहीं की। ठीक है, बात आई गई होगी। अब ऑन द फेस ऑफ इट तो ये ठीक है, गई मिसाइल, गई गलती से छूट गई और ठीक है। सबसे बढ़िया चीज़ थी टाइमिंग। अगर यही मिसाइल्स, ईरान की मिसाइल अमेरिका पे या हिंदुस्तान की मिसाइल पाकिस्तान में जाके गिरती मार्केट आवर्स में, तो क्या होता है? बुरा हाल हो जाता है। सोच के ही डर लगता है। नेचुरली बाजार थोड़ी इंतजार करेगा कि जब तक पता चले 3 घंटे 6 घंटे बाद की गलती से गिरी थी या ईरान ने गलती से छोड़ी थी, तब तक तो काम हो जाए। मैं तो वीकेंड पे सोच भी रहा था, मैंने जैसे खबर पड़ी मैंने कहा ये क्या हो गया, ये नई प्रॉब्लम और कहाँ से झेलेंगे हम। तब समझ में आया भाई गलती से हुई। सो ये सब चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई है वीकेंड पे, क्या क्या नहीं हुआ है। बट थैंक गॉड कि जब सोमवार सुबह है तो स्थिति साफ है, कई चीज़ें गलतियों से हुई है तो बात संभल गई है। नहीं तो कच्चा तेल आपको फिर अभी 125-130 दिखता, सोना फिर से आपको 2-2.5 हज़ार रुपये ऊपर दिखता, निफ्टी फिर से आपको 250-300 पॉइंट नीचे दिखता, अगर दोनों चीज़ें सही होती। तो आप सोचिए कि दोनों चीज़ें सही नहीं होना कितना बड़ा पॉजिटिव है। इसलिए 100 पॉइंट निफ्टी नीचे है, एसजेएक्स नीचे है। शुक्र मनाइए कि आप अमेरिका में लोएस्ट लेवल पे बंद हुए हैं शुक्रवार को, ठीक है। ऊपर से 2 ऐसी मिसाइलों वाली खबरें जो आप उससे बच गए, तो हम बुरे नहीं हैं, ये तो चलता है। हाँ, अब मतलब बहुत, फॉर एग्जांपल आपके लिए नहीं है, मतलब आप पर्सनली मत लीजिएगा। बहुत सारे लोग रोते हैं मेरी सैलरी बहुत कम है, मेरी सैलरी बहुत कम है। आप सोचो, और मैं जॉब से एकदम सेटिस्फाइड नहीं हूँ, और अगर समझो बोले चलो ठीक है आप जॉब से सेटिस्फाइड नहीं हो, आपकी नौकरी गई, तो कौन सी तकलीफ बड़ी है? तो हमारी एसजेएक्स निफ्टी 100 पॉइंट नीचे होने वाली तकलीफ छोटी है। अगर यही चीजें मार्केट आवर्स में आ जाती तो बहुत बड़ी तकलीफ होती है। तो हम छोटी तकलीफ से सहन कर लेंगे तो ज्यादा बढ़िया है। सैलरी कम बड़े हो चलेगा, नौकरी रहना जरूरी है। चलिए, वैसे सैलरी से कोई कभी खुश नहीं होता, बट हाँ जॉब सेटिस्फैक्शन ऑफ कोर्स, मैं भी आपके साथ हूँ इस मामले में। इस बार जॉइंटली इसको करेंगे। आइए सर, फिर बताएं कहाँ रख रही हैं आज के लिए? ग्लोबल संकेत न्यूट्रल साइड पर दीप, हल्के से नेगेटिव मान सकते हैं, न्यूट्रल से हल्के नेगेटिव, तो मैंने न्यूट्रल ही रखा है। एफआईएस के संकेत नेगेटिव साइड पर हैं, नेगेटिव से हल्के से न्यूट्रल साइड पर आए हैं। डीआईएस के संकेत पॉजिटिव हैं। वायदा कारोबार के संकेत और सेंटीमेंट दोनों न्यूट्रल है। सेंटीमेंट न्यूट्रल से थोड़ा सा नीचे की तरफ है, और ट्रेंड हमारा अभी भी नेगेटिव बना हुआ है। आइए, वैसे ज़्यादा लेवल्स में बदलाव है नहीं दीप, क्योंकि अब जो हमारी शुक्रवार की स्ट्रेटेजी थी वही आज रहेगी कि रेंज के निचले सिरे पर आपको खरीदना है, रेंज के ऊपरी सिरे पर आपको बेचना है, ठीक है। अब इस रणनीति में बदलाव 2 वजह से होगा, अगर होना है तो। मैं आज जो भी आपको डेटा बता रहा हूँ, सेटअप बता रहा हूँ, उसमें आपको जोकर इन द पैक 2 जोकर हैं। एक कच्चा तेल, कच्चे तेल के हिसाब से आप अपनी स्ट्रेटेजी बनाते रहें, ओके, ठीक है, क्लियर है। एक आंख कच्चे तेल पे, एक आंख हमारे मार्केट पे। तो लोगों ने बोला हम तो पूरा दोनों आंख इधर उधर रखना पॉसिबल नहीं है, बहुत सारे लोगों ने, हम तो सिर्फ ये बिजनेस देखते रहेंगे, उससे हमारा दोनों काम हो जाए, बिल्कुल। तो कच्चा तेल का कोई भी मूवमेंट बाजार को प्रभावित करेगा, या फिर कोई ऐसी खबर आ जाए अचानक से, वो हमें नहीं पता, ठीक है। उसके बगैर आपको जो फोकस करना है वो ये स्ट्रेटेजी पे, और उसमें शुक्रवार और आज में ज़्यादा बदलाव नहीं। 16,450 16,500 सपोर्ट जोन है, खरीदारी की जगह है। 16,250 16,350 स्ट्रॉन्ग बाय जोन, ठीक है। 16,350 के नीचे ही कमजोरी का बड़ा संकेत आएगा, जिसके लिए आपके लिए 350 पॉइंट का कुशन है, काफी है। ऊपर 16,700 750 हल्की रुकावट की जगह है। 800 875 ऊपरी स्थान पर जहां प्रॉफिट बुकिंग की संभावना, ठीक है। बैंक निफ्टी बहुत छोटी रेंज दी आज। मैं बहुत सोचा दीप कि इतने छोटे नजदीक के लेवल दूं क्या, पता नहीं, लेकिन
दिल नहीं कहा कि नहीं यही दो, नहीं तो बैंक निफ्टी में इस तरह के माहौल में छोटे जोन देना बहुत मुश्किल काम है। 34,100, 34,225 आप बंद हुए हैं 34,475, 34,550 के आसपास, 546, हाँ। तो नजदीक में 34,100, 34,225 आपके लिए सपोर्ट जोन है। इसके नीचे 33,825, 33,975 मजबूत खरीदारी की जगह। 33,800 के नीचे लॉन्ग नहीं रहना है, ये समझ के चलिए। ओके 800, 700 मान लो, जो भी आपको 50 पॉइंट अपने हिसाब से देख लें, क्योंकि बैंक निफ्टी में 50 पॉइंट का वेरिएशन हो सकता है, ये ध्यान में रखिए। ऊपर की तरफ बैंक निफ्टी जो जा सकता है 34,875, 35,075, ये हल्की फुल्की रुकावट की रेंज है। इसको पार करके निकले तो 35,375, 35,550 प्रॉफिट बुकिंग सेलिंग जोन है। और इस बीच पता नहीं ये हांगकांग अभी भी संभलने का ना, 3.5% वही वाली चीज, टेक्नोलॉजी स्टॉक 6%, 7%। टेक्नोलॉजी इंडेक्स फिर से गिरा है, उस दिन 11% गिरा था, आज फिर से 5-6% गजब का वहाँ पर। वो जो यूएस की बात चल रही है सर कि इनकी कंपनीज को डीलिस्ट करेंगे, 5 कंपनीज आइडेंटिफाई हो गई हैं, वहीं से तनाव हांगकांग में बढ़ा है। इसलिए सिर्फ हांगकांग में आप वीकनेस देख रहे हैं, बाकी बाजार इतना नहीं रिएक्ट कर रहे हैं। इनफैक्ट चाइना के बाजार भी इतना नहीं रिएक्ट कर रहे हैं, हालांकि वहां पर भी लॉकडाउन फिर से लगते हुए हमने देखा है, बट यहाँ पर मेरे को तो अच्छा वो खबर जो आई है, हाँ, मेरे को डर लग रहा थी, शेंजन में लगा दिया इन्होंने लॉकडाउन। ये बदमाशी नहीं कर, वापस दुनिया भर में छोड़ ना दें। हाँ, इन लोगों का भरोसा नहीं है सर, अब नहीं होगा, अब 2 साल हो गए, अब होना भी नहीं चाहिए, भगवान ना करे कभी ऐसा हो, वापस से बड़ी मुश्किल से बचे हैं। और मैं कल जब ये खबर पढ़ रहा था, मुझे टेंशन इस बात का नहीं कि वहाँ पे लॉकडाउन, मुझे ये लगा कहीं ये माहौल तो नहीं बना रहे। हाँ, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है ना। हाँ। क्योंकि शुरुआत में जो चाइना से कोरोना के रिलेटेड जो खबरें आती थी, वुहान से वो सॉरी वो 15-20 दिन महीना भर जो आई, उसके बाद एक फोटो कहीं नहीं दिखी कि वहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं, एक खबर कोई नहीं है। और दुनिया में किसी देश को कोई फर्क नहीं पड़ता कि वहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं पता चल रहा है, मतलब वो अपने हिसाब से दुनिया चला रहे हैं, चल रहा है। वहाँ पे अमेरिका की दादागिरी भी नहीं चलती, कुछ नहीं होता। अब अचानक से उन्होंने बोला है तो चाइना ऐसे ही नहीं बोलेगा, उनके दिमाग में कुछ पीछे होगा बताने। भाई अब तक तो आपने इतने टाइम तक तो नहीं दिया अपडेट जी, क्यों अब क्यों दे रहे हो कि वापस से? हाँ, सही बात है सर। मुझे 100% भरोसा है चाइना पे कि ये भरोसे के लायक नहीं। 100% बिल्कुल है ना, बिल्कुल। तो इसलिए ये खबर सुन के मैं समझ तो नहीं पा रहा कि इसका मतलब क्या है, लेकिन इसका मतलब जो जितना बता रहे हैं उससे कहीं ज्यादा है। हो सकता है, डेफिनेटली सर। सो थोड़ा आगे चलते हुए देखना पड़ेगा कि कहीं ऐसी और ख़राब खबरें बढ़ न जाए। एनीवे, तो बैंक निफ्टी की हमने बात कर ली और निफ्टी की भी ऊपर की बात कर ली। अब सपोर्ट जोन 16,630 पे आप बंद हुए शुक्रवार को। पहला सपोर्ट 16,600, 16,500, 16,475, 450। दिन के लिए यहीं तक सपोर्ट वैसे खत्म हो जाते हैं, लेकिन कभी कोई एक्सेप्शनल मूव बढ़ा आ जाए उसके लिए 2 और नीचे के सपोर्ट लेवल है 16,350, 16,250। अब आइए ऊपर की तरफ, 16,630 पे बंद हुए। पहला सपोर्ट 20 पॉइंट ऊपर है, 16,200, पहली रुकावट 16,650, 16,700, 750। ऊपर में 800, 875, 975 बन सकता है अगर कुछ बड़ा आ जाए तो, अदरवाइज हम 16,750 तक जाकर रुक जाएंगे। तो 16,750 के ऊपर के 3 लेवल एक्सेप्शनल सिचुएशन में, और निफ्टी में 16,450 के नीचे के 2 लेवल एक्सेप्शनल सिचुएशन में, अदरवाइज नहीं आएंगे। अब आइए बैंक निफ्टी, आप बंद हुए 34,550 के आसपास। पहला सपोर्ट लेवल जो आपका बनता है 34,475 और 402 एकदम नज़दीक वाले, 34,225, 34,100 ये दोनों सपोर्ट लेवल जो है ये बहुत काम के मीडियम है, जो शुक्रवार और गुरुवार के लोज हैं वहाँ पर है। इसके नीचे 34,000, 33,825, यहाँ तक आप मजबूत हैं। 33,800 के नीचे से कमजोरी का संकेत बनता है, तब 33,550 और 33,375 तक के लेवल खुल जाते हैं, संभावना कम है, नोट करके रखिए। बैंक निफ्टी अब आइए 34,550 के ऊपर के लेवल देख लेते हैं। पहला लेवल 34,700, 34,875 शुक्रवार का हाई है। उसके बाद 35,050, 35,225 ये आपके लिए ऊपर के लेवल हुए। और फिर 35,375, 35,550 हालांकि इसके ऊपर की है नहीं, लेकिन मेरे पास जगह काफ़ी थी तो 2 और जोड़ दिए 35,750 नहीं, 35,750 2 बार आ गया, तो 35,750 ये ऊपर के लेवल है आपके लिए बैंक निफ्टी पर। ठीक, अंडरस्टूड सर। पोजीशन एफआईएस की पीसीआर क्या समझना है सर? कुछ बदला नहीं, 42 का 1-8% ऊपर नीचे है। पुट कॉल रेशियो वही 2 बेसिस पॉइंट घटा है, कोई फर्क नहीं है। विक्स 1%, तो बेसिकली शुक्रवार के सेशन में हमने इफेक्टिवली कुछ नहीं किया, करेक्ट सर, घूम फिर के वहीं आ गए।
और एफआईएस के डेटा के लिहाज से भी अगर मैं आपको यही बताऊं तो 2264 करोड़ की बिकवाली कैश में बहुत छोटा आंकड़ा है। करेक्ट, धीमे धीमे ये आंकड़ा छोटा होता दिख रहा है। मतलब इसका मतलब ये कि एफआईएस को लेना तो नहीं है लेकिन बेचना भी नहीं है। वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन में देखते हैं क्या करना है, टाइप्स वैसा मूड है। सामने 427 करोड़ के उन्होंने इंडेक्स फ्यूचर्स खरीदे, 850 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स खरीदे, तो नेट 1000 करोड़ 900 करोड़ की बिकवाली है जो कि ज़्यादा नहीं है। उस हिसाब से लोकल फंड्स ने अपने हिसाब से बढ़िया खरीदा है 1687 करोड़ का, उनका ठीक है। तो ये आंकड़े ठीक है, इनमें कोई समस्या नहीं। ठीक है सर, अंडरस्टूड। अब आते हैं मौजूदा पोजीशंस पर, क्या है स्ट्रैटेजी आज के लिए? कोई बदलाव नहीं दी, सेम स्टॉप लॉस है मौजूदा पोजीशन में, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में, निफ्टी के शॉर्ट में, निफ्टी के लॉन्ग में, बैंक निफ्टी के लॉन्ग शॉर्ट दोनों में, कोई बदलाव नहीं। शुक्रवार का जो अगर आपको याद है तो वो नोट कर लिए। इंट्राडे 16425, 16470 का लो बनाया था आपने शुक्रवार को, वहां से आप थोड़ा सा नीचे लिख लीजिए 16425। 16450 बनता है, मैंने 25 पॉइंट का क्वेश्चन रखा है, क्लोजिंग 16350 है। बैंक निफ्टी इंट्राडे वाला 34,000 है, शुक्रवार को भी ट्रिगर नहीं हुआ, 34,094 का आपने लो बनाया, 33,800 के नीचे बंद होने पर आपको स्टॉप लॉस ट्रिगर करना है। शॉर्ट साइड पर सेम है 16,800, आज भी वही रखा, मुझे बदलना नहीं है। मैं चाहता था 16,700 कर सकता था लेकिन मैं नहीं करना चाहता। ठीक है, रखिए 100 पॉइंट और ऊपर के लिए। जिनको कम करना है, ज्यादा नहीं रखना, वो 16,700 रख सकते हैं अगर आपको रखना हो तो। आपकी इच्छा पर है, अगर आपको रिस्क कम रखनी 16,700, अदरवाइज 16,800। शॉर्ट साइड पर बैंक निफ्टी में एक ही रखा है 35,000, इंट्राडे भी क्लोजिंग भी, शुक्रवार को ट्रिगर नहीं हुआ, आज भी वही स्टॉप लॉस आपका रहेगा। तो कोई बदलाव स्टॉप लॉस में मैंने किए नहीं। ठीक है सर। नई पोजीशन? नई पोजीशन में भी कोई खास बदलाव नहीं है दीप, और एक ही तरह की बनवाई है। एक तो ये कि 16,400 खाली रेंज चेंज किए। जो शुक्रवार की रेंज थी हमारी खरीदने की वो थी 16,350 से 16,450 में, आज 16,450 से 16,500 की रेंज में खरीदारी की राय है। तो अगर वहां पे एक मौका मिलता है वहां खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 16,350 का रखें। टारगेट आपका बनेगा 16,600, 625, 650, 3 छोटे टारगेट, 750, 800, एक बीच में और 16,700 और डाल दीजिए। 16,700, 16,750 और 16,800 ये सारे टारगेट हैं जिनके लिए आपको करनी है खरीदारी। जो लोग बेचना चाहते हैं 16,700 से मूड बना सकते हैं। मैं ज्यादा कंफर्टेबल 16,750 के आसपास हूं बेचने में, टुकड़ों में भी बेच सकते हैं। 800 तक बेचिए, 16,800 तक। स्टॉप लॉस 16,900 होगा। टारगेट जो बनेगा 16,650, 625 और 600, ये 3 छोटे टारगेट हैं। 475, 450 मीडियम टारगेट है, 500, 475, 450 ये 50 पॉइंट की रेंज मीडियम टारगेट है, और 16,350 फाइनल टारगेट बिकवाली के लिए। तो एक एक ही है, एग्रेसिव अलग से कुछ किया नहीं है अपने, क्योंकि अगर थोड़ा गैप मिलेगा तो अगर 90-100 पॉइंट गैप मिलेगा, थोड़ा और नीचे आ जाए हो जाएगा, ले लेंगे। वही तो रेंज का बाजार है, उसको रिस्पेक्ट कर। तो मतलब 100 पॉइंट हुआ, मतलब कितना 16,525 के आसपास। तो थोड़ा और गिर जाए तो 16,450, 16,500 की रेंज में आ गया तो लेना है फिर आप। ठीक है सर, अंडरस्टूड। बैंक निफ्टी? बैंक निफ्टी खरीदना है 34,100 के आसपास से मूड बनाइए। 34,100, 34,000, 33,825 ये रेंज अच्छी है जहां आप खरीदारी करना सोच सकते हैं। बहुत एग्रेसिव है तो 34,225 पे भी ले सकते हैं, लेकिन वो अगर बहुत एग्रेसिव है तो अदरवाइज ये रेंज अच्छी है जहां पर आप खरीदारी कीजिए। स्टॉप लॉस वही है 33,700 वाला शुक्रवार का। 34,225, 400 छोटे टारगेट है। 475, 550 और 700 ये मीडियम टारगेट है, और 34,875, 35,075 और 35,225 फाइनल टारगेट है बैंक निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी के लिए लेवल्स थोड़े से मैंने ज़्यादा दिए क्योंकि वहाँ लेवल्स अलग अलग निकल कर आ रहे हैं। निफ्टी के लेवल्स बहुत बिल्कुल स्टेबल से वैसे सेटल टाइप के दिख रहे हैं, बैंक निफ्टी में थोड़े ज़्यादा लेवल्स हैं इसलिए मैंने ज़्यादा दिए हैं। जो लोग बेचना चाहते हैं, वैसे मैं बेचने के लिए दीप ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ, 35,200-300 की रेंज में हूँ, बट वो आएगा नहीं आएगा कहना मुश्किल है, स्पेशली जब आप नीचे खुल रहे हैं। सो हम क्या करेंगे, 34,875 से सोचेंगे जो कि शुक्रवार का हाई है। शुक्रवार को आपने 34,880 का हाई बनाया। ये सारे लेवल जो मैं देता हूँ इस वक्त सुबह 8 बजे ये कमेंट्री में, सारे स्पॉट लेवल है, कैश लेवल्स हैं, फ्यूचर्स नहीं। बिल्कुल वहाँ से सोचिए बेचने का। 35,000 के आसपास भी बेच सकते हैं, 35,225 के आसपास बेच सकते हैं। इस रेंज में धीमे धीमे बेचने का सोचिए। ऊपर में स्टॉप लॉस थोड़ा दूर का है 35,550 का, हर बार यही दे रहा हूँ, मुझे दूर का ही रखना है, नज़दीक का नहीं रखना है इसमें, ताकि आपका ट्रिगर ना हो और आपका प्रॉफिट बन जाए। जहाँ ज़रूरत होती है मैं छोटा स्टॉप लॉस देता हूँ, जहाँ मुझे लगता है कि नहीं बड़ा रखना ठीक है। अब इस बड़े स्टॉप लॉस में आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बैठता है तो ही ट्रेड करें, अगर आप वो मैनेज नहीं कर सकते तो फिर ना करें। 34,725 और 34,550 दो छोटे टारगेट हैं।
34,475, 34,400, 34,225 मीडियम टारगेट है और 34,100, 34,000 और 33,825 ये फाइनल टारगेट है जिनके लिए बैंक निफ्टी में आपको ऊपर में बिकवाली करनी चाहिए। ओके, तो सारे लेवल से लगाए, थोड़ा रेंज बाउंड है बाजार, तो ऊपर बेचें नीचे खरीदें, ये है सलाह। कोई इंपॉर्टेंट लेवल्स वायदा कारोबार से? कोई खास ऐसा है नहीं दीप, पोजीशन कम है। शुक्रवार को वीकली सीरीज शुरू हुई थी, आज बनेगी पोजीशन 16,500 तुरंत हल्का फुल्का सपोर्ट है, 21 लाख शेयर पुट में है, उसके अलावा और 16,800 पे 20 लाख शेयर है, तो कोई खास ऐसी पोजीशन है नहीं। और बैंक निफ्टी में तो और भी कम है, तो डेटा नॉट वर्थ डिस्कसिंग। फ्राइडे के दिन ये बड़ा आराम रहता है, ज़्यादा है ना, एफएनओ डेटा पढ़ने ही नहीं पड़ता, काम हो जाता है, ऐसे लेवल से काम हो जाता है। चलिए ठीक है, तो एंजॉय करते हैं और ट्रेड अच्छा रहेगा, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन मिलने वाला है भरपूर। आइए फिर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन कहाँ रह सकता है ये जानना है जरूरी। कितनी खबरें आई हैं ओवर द वीकेंड और साथ ही कुछ ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी। देवांशी, कुशल और आशीष हैं तैयार। मॉर्निंग देवांशी, बताएं ट्रिगर्स और खबरें आज की। गुड मॉर्निंग दीपांशु। आज सबसे पहले तो एस्कॉर्ट पर आपको नजर रखनी है क्योंकि कुबोटा 14 मार्च से यानी कि आज से ओपन ऑफर इसका खुलेगा और ये 28 मार्च तक बंद होता हुआ दिखेगा। इसका जो प्राइस तय किया गया है वो 2000 रुपीज़ प्रति शेयर का है, तो इस पर नजर रखें। इसके साथ ही बजट सत्र का दूसरा चरण आज से शुरू हो जाएगा और वोडाफोन आइडिया की आज पीसी है। हालांकि कोई बहुत ही सब्सटैंशियल या मटीरियल इवेंट नहीं है 12 बजे, लेकिन देखना होगा कि किस तरह से क्या कुछ नए लॉन्चेस यहाँ पे कंपनी की तरफ से आते हैं। दो कंपनीज की आज एक्स डेट है। रामकृष्णा फॉर्जिंग स्प्लिट होगा 10:2 का। इसके साथ ही इन्फीबीम एवेन्यूज बोनस इशू किया है जिसकी आज एक्स डेट है। 1:1 का बोनस का ऐलान किया था कंपनी ने। LIC जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव खबर है। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि बाजार की मौजूदा हालत में LIC का जो IPO है उसमें काफ़ी देरी हो सकती है। अब अप्रैल या मई तक LIC के IPO के आने की उम्मीद लगाई जा रही है। मौजूदा DRHP के साथ 12 मई तक LIC को मंजूरी मिल सकती है। DRHP के बाद रोड शो पूरे हो चुके हैं, लेकिन सरकार की तरफ से हरी झंडी का इंतजार अभी भी है और रूस और यूक्रेन के युद्ध के बीच वेट एंड वॉच की स्थिति में अभी भी विदेशी निवेश में थोड़ी सी देरी का अनुमान है। साथ ही HDFC बैंक, अच्छी खबर है, RBI ने HDFC बैंक पर लगी पाबंदियां हटा दी हैं। डिजिटल 2 प्रोग्राम का विस्तार अब कंपनी कर पाएगी और बैंक अब नए क्रेडिट कार्ड जारी करने की भी अनुमति कंपनी को मिल चुकी है। दिसंबर 2020 में बैंक पर जो पाबंदी थी वो लगा दी थी, लेकिन जिस तरह से अग्रेसिवली कंपनी क्रेडिट कार्ड कारोबार करती हुई दिख रही है, डिजिटल प्रोग्राम को एक्सटेंड करने की बात कर रही थी, उसका फायदा अब मिलता हुआ दिखेगा। ब्रोकिंग हाउसेस भी काफ़ी पॉजिटिव हैं। पेटीएम पर नजर रखें, नेगेटिव खबर आ रही है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर कार्रवाई की गई है और RBI ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर अब रोक भी लगा दी है। जो नए कस्टमर्स हैं वो नहीं जोड़ पाएंगे, लेकिन आप ध्यान रखें ये ऐप के लिए नहीं है, उनके जो पेमेंट बैंक हैं उन्हीं के लिए ये पाबंदी उन पर लगाई गई है कि वो नए ग्राहक नहीं जोड़ पाएंगे। एक बार RBI जो ओवरऑल ऑडिट रिपोर्ट है उसको रिव्यू करेंगे, उसके बाद ही कोई नए कस्टमर्स ऐड हो सकते हैं। लेकिन ये इसलिए भी नेगेटिव है क्योंकि आने वाले समय में इनको स्मॉल फाइनेंस बैंक का लाइसेंस मिल सकता था, जो अब नहीं मिलता हुआ दिखेगा। और इसके साथ ही पेटीएम की तरफ से बयान आया है कि मौजूदा ग्राहकों पर जो पाबंदियां हैं उस पर बहुत ज़्यादा असर होता हुआ नहीं दिखेगा। ये उनकी तरफ से बयान आता हुआ दिख रहा है। ओके, तो अच्छी खबर HDFC के लिए, रेस्ट्रिक्शंस हटी हैं, पर उसी के सामने खराब खबर पेटीएम के लिए क्योंकि रेस्ट्रिक्शंस लगी हैं यहाँ पर। कुशल, मॉर्निंग, बताएं कौन सी खबरें हैं आपके पास? मॉर्निंग दीपांशु। रुचि सोया पर नजर रखिए क्योंकि कंपनी का FPO यहां से 24 मार्च और से 28 मार्च तक खुलता हुआ दिखेगा। FPO के जरिए करीबन 4300 करोड़ रुपए कंपनी जुटाती हुई नजर आएगी और इससे प्रमोटर शेयर होल्डिंग घटाने के लिए ये FPO जरूरी रखा गया है। मौजूदा अगर आप होल्डिंग देखेंगे तो 98.9% की है। लुपिन US FDA से ANDA विगाबट्रीन फॉर ओरल सोल्यूशंस, यहाँ पर इसका जो जेनरिक वर्जन है उसके लिए मंजूरी मिलती हुई दिखी है। गोवा फैसिलिटी में यहाँ पर ये दवाई का उत्पादन होगा और अगर आप एनुअल सेल्स देखेंगे यूएस में तो करीबन $275 मिलियन की यहाँ पर जो इसका ऑल्टरनेट है उसकी होती हुई दिखी है। जुबिलेंट फूडवर्क्स, प्रतीक पोटा, यहाँ पर उन्होंने CEO और होल टाइम डायरेक्टर पद से इस्तीफा दे दिया है। अन्य अफसरों की तलाश में यहाँ पर ये इस्तीफा दिया गया है और 15 जून से ये इस्तीफा लागू होता हुआ नजर आएगा। शोभा लिमिटेड, यहाँ पर आप देखिए जगदीश चंद्र शर्मा, इन्होंने डायरेक्टर, वाइस चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर ये पद होल्ड करते थे, उससे इस्तीफा दे दिया है निजी कारणों की वजह से और यहाँ पर 31 मार्च तक पद पर ये बने रहेंगे। गेल, ₹5 प्रति शेयर का दूसरे अंतरिम डिविडेंड का ऐलान दिया है। 22 मार्च इसकी रिकॉर्ड डेट रखी गई है।
सेल ये भी फोकस में रहेगा। दूसरे अंतरिम डिविडेंड को लेकर 16 मार्च को यहां पर बोर्ड बैठक होने वाली है। साथ ही यूनाइटेड स्पिरिट्स पर फोकस रखिए। कंपनी ने नाउ स्पिरिट्स में करीबन 22.5% हिस्सेदारी 31.5 करोड़ में ये कंपनी खरीदती हुई नजर आएगी। साथ साथ गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट्स यहां पर इसकी बायबैक को मंजूरी मिल गई है। 25 मार्च से लेकर 7 अप्रैल तक इसका बायबैक खुलेगा। बायबैक प्राइस 600 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है और 85 करोड़ का ये कुल बायबैक है। और अंत में महिंद्रा हॉलीडेज एनरिच ऑनलाइन सर्विसेज प्राइवेट में पूरी हिस्सेदारी इन्होंने बेची है। 10.76% हिस्सा लगभग 30 करोड़ में ये बेचते हुए नजर आए हैं। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ और खबरें और एक्शन देवांशी के पास भी है। देवांशी बताएं इसके बारे में। सबसे पहले इंडियन बैंक पर आपको नजर रखनी है क्योंकि कंपनी ने टॉप्स ग्रुप सर्विसेज, ये जो एक अकाउंट था वो ऑलरेडी एमपीए था लेकिन अब उसको फ्रॉड घोषित कर दिया गया है। उसका जो अमाउंट है वो करीब 34 करोड़ का है, जिसमें से करीब 14 करोड़ का प्रोविजन बैंक ने ऑलरेडी किया है, लेकिन अतिरिक्त प्रोविजंस जो हैं वो करने की जरूरत पड़ेगी। हिंडाल्को पर नजर रखें जहाँ पे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फंड ने हिस्सेदारी कम कर दी है। 9 मार्च को करीब 12 लाख शेयर्स यहाँ पे बेचे हैं। उनका जो टोटल होल्डिंग है 3.07% था, वहां से घटकर 3.01% हो चुका है। अनुपम रसायन जो कंप्लीशन है उसका अपडेट आया है। टेनफेक जो कंपनी के लिए कंपनी ने करार किया था खरीदारी करने के लिए, वहां पे कंपनी ने करीब 25% हिस्सेदारी अब खरीद ली है। ये प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, ओपन ऑफर भी कंप्लीट हो चुका है और ये जो स्टेक है वो करीब 595 रुपीज़ प्रति शेयर के भाव पर यहाँ पे खरीदारी करने की बात होती हुई दिख रही थी। तो टिडको के साथ अब ये भी एक प्रमोटर हो जाएगा टेनफेक का। आईआरसीटीसी के लिए सेंटिमेंटल नेगेटिव खबर आती हुई दिख रही है। जोनल रेलवेज अब जो फूड प्लाजा है, फास्ट फूड यूनिट्स हैं, मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट्स हैं, वो खोल पाएंगे। ये आईआरसीटीसी के पास पहले पूरा केटरिंग सर्विसेज था, लेकिन आईआरसीटीसी का ये कहना था कि उनको फिजिबल ऑप्शन नहीं लग रहा था और थोड़ी सी देरी हो रही थी और इसी के चलते अब जोनल रेलवेज इसको खोलेंगे। लेकिन आईआरसीटीसी कह रहा है कि बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा, लेकिन सेंटिमेंटल इम्पैक्ट आपको देखने मिल सकता है। दूसरी तरफ प्रमोटर एक्शन पर नजर रखें। यूपीएल प्रमोटर ग्रुप ने यहाँ पे करीब 0.16% हिस्सा खरीदा है। कुल मिला के 6 लाख शेयर्स यहाँ पे खरीदे हैं। इसके साथ ही सशाई पेपर बोर्ड्स यहाँ पे आपको नजर रखनी है, जहाँ पे प्रमोटर ने करीब 32,000 शेयर्स खरीदे हैं। ओपन मार्केट से 10 मार्च को ये हिस्सा उन्होंने खरीदा था। और साथ ही एक इम्पॉर्टेंट अपडेट, जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है वहाँ पे FY22 के लिए जो रेट्स हैं वो 8.1% करने का प्रपोजल फिलहाल आता हुआ दिख रहा है, जो कि थोड़ा सा कम है। तो इन ऑल थोड़ा सा सेंटिमेंटल इम्पैक्ट आपको देखने मिल सकता है यहाँ पे भी। एब्सोल्युटली, तो ये हैं आपके लिए सारी खबरें जहां पर आप बाजार पर रिएक्शन आते हुए देखेंगे। आइए देखते हैं आज ब्रोकरेजेस क्या कह रही हैं FIR में। मॉर्निंग आशीष, क्या कहना है आज ब्रोकरेजेस का? गुड मॉर्निंग दीपांशु। देखिए ढेर सारी खबरें HDFC बैंक पर देखिए सबसे बड़ी खबर है आज की। यहाँ पर CLSA का रिपोर्ट आई है। खरीदारी किराए को बरकरार रखा है, 2025 रुपये का जो है लक्ष्य दिया और ये मान रहे कि RBI ने जो बैन हटाया डिजिटल 2.0 से, इससे आगे जाकर बड़ा फायदा देखने को मिल सकता है। बैंक जो है आगे नए प्रोडक्ट्स भी जो है लॉन्च करती हुई नजर आएगी। वहीं मॉर्गन स्टैनली देखें तो ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखें और इन्होंने लक्ष्य दिया 2050 रुपये का। 1397 जो है शुक्रवार की क्लोजिंग है। जेफरीज भी खरीदारी किराए को बरकरार रखें 2160 रुपये के लक्ष्य के लिए और मैक्वायरी ने आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है 2005 रुपये के लक्ष्य के लिए। एस्कॉर्ट्स यहाँ पर भी नजर रखिएगा। CLSA ने जो है कवरेज की शुरुआत की है 2196 रुपये के लक्ष्य के लिए। 1818 जो है शुक्रवार की क्लोजिंग है और ये मान रहे कि फिलहाल अगर आप देखें तो बाजार जो है पूरी जो ग्रोथ है उसको फैक्टर नहीं कर रहा है और ये मान रहे कि ट्रैक्टर साइकिल में जो है बढ़िया आपको ग्रोथ देखने को मिल सकती है, जिसके चलते मान रहे कि EPS में जो है करीब करीब 11% CAGR की आगे जाकर ग्रोथ नजर आएगी। जुबिलेंट फूडवर्क्स यहाँ पर देखिए अब ब्रोकरेज हाउस की तरफ से रिपोर्ट आई है। मॉर्गन स्टैनली ने तो रेटिंग को डाउनग्रेड कर दिया है। अब ये फिलहाल जो है ओवरवेट से घटाकर अंडरवेट की राय दे रहे हैं और लक्ष्य भी काटा है, काफ़ी ज़्यादा काट दिया है। 5000 से करीब करीब आधा कर दिया, 2250 रुपये का जो है लक्ष्य दे रहे हैं। 2865 की जो है शुक्रवार की क्लोजिंग है और ये मान रहे हैं कि फिलहाल अगर आप लॉन्ग टर्म प्ले के हिसाब से देखें तो स्टोरी में कोई खराबी नहीं है, अच्छी कंपनी है। लेकिन जिस प्रकार से सडन मैनेजमेंट की तरफ से चेंजेस आ रहे हैं इसको लेकर ये थोड़े से नेगेटिव नजर आ रहे हैं। मैक्वायरी ने भी रेटिंग को डाउनग्रेड कर दिया। अब ये न्यूट्रल से घटाकर अंडर परफॉर्म की रेटिंग दे रहे हैं और लक्ष्य इन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा कट किया है, 3550 से घटाकर 2150 कर दिया है। और यहाँ पर ये भी मान रहे कि जो रेजिग्नेशन जिस समय पे आया है इसको लेकर थोड़े से कंसर्न जो है सामने आ रहे हैं। JP मॉर्गन ने भी रेटिंग को डाउनग्रेड किया और लक्ष्य 4025 से घटाकर 3000, यानी बड़े डाउनग्रेड्स और टारगेट कट जो है आपको जुबिलेंट फूडवर्क्स पर नजर आ रहे हैं।
पेटीएम यहाँ पर भी नजर रखिए, मॉर्गन स्टैनली की तरफ से रिपोर्ट आई है, यहाँ पर भी रेटिंग को डाउनग्रेड कर दिया गया है, ओवरवेट से घटाकर जो है अब इक्वल वेट की राय दे रहे हैं और लक्ष्य 1425 से घटाकर 935 कर दिया है। 775 जो है शुक्रवार की क्लोजिंग है। और यहाँ पर जो मैक्वायरी का नोट है, इसमें एक इंटरेस्टिंग बात कही गई है कि इसमें कोई बिजनेस पर सब्सटैंशियल इंपैक्ट देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इस सेगमेंट में काफ़ी ज़्यादा बड़ी संख्या में ऑनबोर्डिंग ऑलरेडी हो चुकी है, लेकिन कंपनी की जो ब्रांड वैल्यू है इस पे एक डेंट आपको यहाँ पर जरूर देखने को मिल सकता है। इन्होंने अंडर परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है 700 रुपए के लक्ष्य के लिए। जेपी मॉर्गन भी ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखे हैं और लक्ष्य 1350 से घटाकर 1200 रुपए कर दिया है। इंडसइंड बैंक, यहाँ पर जेपी मॉर्गन की तरफ से रिपोर्ट आई है, ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखे 1350 रुपए के लक्ष्य के लिए। हमारे ग्रोथ बढ़िया है, क्रेडिट कॉस्ट भी ठीक है, तो जिसके चलते स्टॉक के ऊपर खरीदारी कराए दे रहे, वैल्यूएशन भी जो है इन्हें अच्छे नजर आ रहे हैं। और अंत में एमजीएल यहाँ पर नजर रखिएगा, मैक्वायरी की तरफ से रिपोर्ट आई है, जहां पर आउट परफॉर्म की रेटिंग को घटाकर न्यूट्रल कर दिया है और लक्ष्य 1360 से घटाकर 825 कर दिया है। 750 जो है शुक्रवार की क्लोजिंग है। 1360 से 825। हाँ, 750 क्लोजिंग, 825 का लक्ष्य दे रहे हैं। भाव घटाने में टाइम लगाया, मतलब भाव पहले घट गया, रिपोर्ट बाद में आई। एडजस्ट किया बॉलीवुड में पुलिस की तरह क्लाइमेक्स में सारा काम हीरो कर जाता है, उसके बाद में पुलिस पहुंचती है ना। वैसा ही हुआ है, गिरफ्तार कर लो होने इसे। के बाद। एक कौन सी पिक्चर तो मुझे याद नहीं, उसमें बहुत जबरदस्त डायलॉग था असरानी का। तो वो पुलिस ऑफिसर होता है, वो जाता है हीरो किसी को मार देता है, विलेन को, वो चेक करता है, मर गया, अरेस्ट कर लो इसे। पुरानी पिक्चर। हाँ, वो याद है, मेरे जमाने की है। तो मतलब वो अचानक से अगर आपने कैच कर लिया, समझ लिया, तब तो आप हंस पड़ेंगे, जोर से हंसेंगे, नहीं तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि डायलॉग क्या था। क्वालिटी डायलॉग था एक्चुअली। आइए, हमारे क्वालिटी एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पैनल पूरा तैयार है। वक्त है आज सोमवार की सुबह पिक ऑफ द वीक का। तो आज पिंक डे है। ओके, कुणाल जी और राकेश जी दोनों पिंकी पिंकी टाइप लग रहे हैं। गुड मॉर्निंग सर। बंसल जी करिए शुरुआत। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी, आज मैं चाहूंगा, आपसे विनती है कि आज कुणाल जी स्टार्ट करें। अच्छा, तो ओवर टू कुणाल जी। वाह, क्या बात है। कुणाल जी बताइए सर, पिक ऑफ द वीक। अनिल जी देखिए, पिक ऑफ द वीक तो अभी मैं बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले अनिल जी, कंट्रीज मोस्ट क्रेडिबल जर्नलिस्ट को अनिल जी हम दोनों का सादर प्रणाम स्वीकार करें। अनिल जी, अरे सर, थैंक यू वेरी मच। आप तो हमारे मतलब क्या कहना चाहिए कि इस पूरी जर्नी के सबसे खास हिस्सों में से हैं, और ये अवार्ड आप सबके लिए भी है, हमारे दर्शकों के लिए भी है, हमारी टीम के लिए भी है। तो खाली मैं लेने चला गया आपके बिहाफ पे, बस इतना ही समझिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। अनिल जी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। अनिल जी वेल डिजर्व। तो अनिल जी, मुझे और राकेश जी को आपके इस अवार्ड को की खबर सुनकर अनिल जी इतनी खुशी हुई, तो अनिल जी हमारी ओर से शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। अनिल जी, खरीदारी करनी है और खरीदारी करनी है जिंदल स्टील में। जिंदल स्टील एंड पावर के चार्ट पर एक बड़ा ही जबरदस्त इंटरेस्टिंग चार्ट फॉर्मेशन बना है, ब्रेकआउट आता हुआ चार्ट पर नजर आ रहा है। तो इस चार्ट पर खरीदारी की राय है। यहां पर 470 का स्टॉप लॉस रख करके जिंदल स्टील एंड पावर में खरीदारी करें। पहला टारगेट होगा 495 रुपए का, इवेंचुअल टारगेट 510 रुपए का। यह है इस सप्ताह की पिक ऑफ द वीक। जेएसपीएल में करें खरीदारी, ये राय है आपके लिए कुणाल जी की तरफ से। बंसल जी, अब आप बताइए पिक ऑफ द वीक। अनिल जी, मेरा पिक ऑफ द वीक है अपोलो हॉस्पिटल। मैं जाऊंगा अपोलो हॉस्पिटल के संग। अपोलो हॉस्पिटल डिफेंसिव बैट लगता है। फ्राइडे के सेशन में एक पॉजिटिव क्रॉसओवर देखने को मिला था। 4693 का स्टॉप लॉस है। 5050 के लक्ष्य के लिए अपोलो हॉस्पिटल है मेरा पिक ऑफ द वीक। ओके, 4693 का आपके लिए स्टॉप लॉस है और 5015 का है टारगेट, जिसके लिए करनी है खरीदारी। स्टॉप लॉस लगाएं 4854। ये जो अभी थोड़ी देर पहले आपने ये आउटसोर्स किया था काम, कि ये शुभकामना देने वाला काम मैं कुणाल जी से आउटसोर्स कर लूं, इसलिए आपने पास, मुझे लगा कि आप दोनों सेम पिक दे रहे हैं, इसलिए आपने कुणाल जी ओवर टू यू कुणाल जी किया। ऐसा है बंसल जी? नहीं
नहीं अनिल जी, ऐसा है कि ये तो सब जानते हैं अनिल जी, मस्ती की पाठशाला में भी बेस्ट जो आंसर होते हैं कुणाल जी के होते हैं, सबसे अच्छा कुणाल जी बोलते हैं। बिल्कुल। अब मैं अगर बोलता क्रेडिबल तो आप बोलते हैं बड़ा जोर लगा है बंसल जी को क्रेडिबल बोलने में, तो इसलिए मैंने ना सारा आउटसोर्सिंग का काम अनिल जी मिला जुला कुणाल जी का बोला था, आप बोलना मेरे और अपने दोनों के बेहाफ पर। बहुत ही बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। कम से कम आदमी को अपनी मतलब वो ताकत और कमजोरी दोनों का अंदाजा बराबर होना चाहिए, ठीक रहता है। आइए विश्वेश जी भी जुड़ चुके हैं। विश्वेश जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर पिक ऑफ द वीक। गुड मॉर्निंग अनिल जी, और खूब खूब बधाई। मतलब मोस्ट क्रेडिटेबल जर्नलिस्ट का अवार्ड आपको मिला, जी बिजनेस ने 3 अवार्ड लिया अनिल जी। और सबसे अच्छी चीज़ ये लगती है अगर आप क्रेडिटेबल हो तो आपके साथ हम जुड़े हुए तो हम सब क्रेडिटेबल बन जाते हैं। तो हमारे सारे दर्शक मित्रों को आपकी चैनल की तरफ से बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच अनिल जी फॉर हैविंग अस ऑन द शो। थैंक यू विश्वेश जी, और बिल्कुल सही कहा आपने, खाली एक आदमी से नहीं बनता, क्रेडिबिलिटी जो बनती है वो सब पूरी टीम से बनती है, और उसके लिए आप सब लोगों का कंट्रीब्यूशन वाकई में काबिल तारीफ है। बताएं सर आज अब इस हफ्ते का शेयर। देखिए अनिल जी, मैंने जो इस हफ्ते का शेयर चुना है वो है किर्लोस्कर इंडस्ट्रीज़। 1450 करोड़ का मार्केट कैप है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो महज 5.5 के पी पे मिल रहा है, और अगर आप मार्केट कैप टू सीरीज देखेंगे तो 0.6 लग रहा है। और इंटरेस्टिंग चीज़ अनिल जी की इस फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक में टेक्निकल इंडिकेटिंग भी आया है। तो फ्राइडे के सेशन में हमने स्टॉक में बहुत अच्छा मूव देखा था, तो मुझे लगता है यहाँ पे डेट फ्री कंपनी है, वैल्यूएशन चीप है पी फ्रंट पे या फिर मार्केट कैप टू सेल्स। मुझे लगता है आने वाले कुछ वीक में यहाँ पे बड़ा मूवमेंट आना चाहिए। 1490 का क्लोज है अनिल जी, मुझे लगता है यहाँ पे 1350 मतलब कि ऑलमोस्ट 100-150 रुपये का स्टॉप लॉस रखना चाहिए, और यहाँ पे टारगेट होने चाहिए 1800 और 2000 रुपये के। तो बड़े टारगेट है अनिल जी, शायद ये वीक के अंदर हम 1700 तक के लेवल देखें, लेकिन मुझे लगता है आने वाले कुछ वीक में ये बहुत बड़ा कंसोलिडेशन है अनिल जी, 1-1.5 साल का कंसोलिडेशन है जो शायद अपवर्ड ब्रेकआउट होगा। तो किर्लोस्कर इंडस्ट्रीज वेरी वेरी गुड वैल्यूएशन, टेक्निकली इट इज गिविंग इंडिकेशन, मुझे लगता है खरीदना चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए खरीदारी करने की राय। और सोमवार की सुबह जब पिक ऑफ द वीक विश्वेश जी की तरफ से आती है तो उसमें आप समझ कर चलें कि ढेर सारा उनका रिसर्च फंडामेंटली भी होता है, टेक्निकली तो खैर होता ही होता है, और वीकेंड जब उन्हें मिलता है तो उस पर मेहनत भी पूरी कर कर आपके सामने लेकर आते हैं, और आपके सामने मेहनत करके ढेर सारे स्टॉक लाते हैं पिक ऑफ द डे के नाम पे, एक नहीं अनेक, और वो हैं जैन साहब। जैन साहब के खजाने में कभी इसी तरह से रत्न भरे रहें, खाली ना हो, ऐसी हमारी शुभकामनाएं। जैन साहब बताइए पिक ऑफ द वीक। गुड मॉर्निंग सर। बिल्कुल, वेरी गुड मॉर्निंग अनिल जी। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत बधाइयां। इनफैक्ट मुझे खराब ये लग रहा है कि मैं उस इवेंट का पार्ट नहीं बन पाया। पहले मैं इस इवेंट में गया हुआ हूँ, और कमोडिटीज तो आप जानते हैं मेरे रग रग में बसा हुआ है, और मैं इस इवेंट में जाता था, पहले इन्विटेशन भी आते थे, और अब तो एक और बड़ा कमोडिटी का इवेंट और आने वाला है हमारी एसोसिएशन का भी, सिपाही का। और यहाँ पे आपको मोस्ट क्रेडिबल जर्नलिस्ट, मुझे सबसे बढ़िया जो चीज लगी वो है क्रेडिबल वर्ड जो इन्होंने यूज किया। नहीं, ये पहली बार शायद संसार में कहीं पे कोई अवार्ड कोई जर्नलिस्ट को ऐसा मिला होगा, एंड बहुत अच्छा अवार्ड है। मतलब मेरे को सबसे बढ़िया ये लगा। बाकी बेस्ट चैनल और मृत्युंजय जी का तो काम है ही है, कमोडिटीज में कर ही रहे हैं, तो दिल से जुड़ा हुआ कमोडिटीज और उसमें आपको मिला, मुझे बहुत मजा आया। मतलब मैं वीकेंड पे मेरा दिन बन गया ऐसा लग रहा था। मैंने फेसबुक पे आपको भी किया था। एंड एनीवेज अनिल जी, आगे और मिलेंगे, तो जस्ट शुरुआत है, एंड आई एम वेरी श्योर यू विल गेट इंटरनेशनल अवार्ड्स आल्सो। जिस तरीके से मैं आपका परफॉर्मेंस को, मैं तो 10 साल 12 साल से देख रहा हूं, और आज मैं याद कर रहा था कि मैं 2012 में हमारी ये जो जेम्स निकालने की जो चीजें थी ये शुरू हुई थी, और मार्च का ही महीना था अनिल जी, आप तो जानते याद है, तो 10 साल हो गए ऑलमोस्ट। तो ये तो अभी शुरुआत है सर। बिल्कुल, धन्यवाद जैन साहब। और ये अवार्ड आप सबके लिए, और क्रेडिबिलिटी वही मैं कह रहा था अभी कि एक से नहीं बनती, पूरी टीम से बनती है, तो पूरी टीम के लिए आप सबके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया सर। बताएं अब आपके शेयर्स आज के लिए। यस सर, देखिए मैंने जो वीकेंड शो पे मैंने जो स्टॉक्स दिए थे, टाटा केमिकल्स दिया था मैंने इंट्राडे पिक के तौर पे बाय करने का। विधि डाइस्टफ जो कि मेरा अगेन वन ऑफ द फेवरेट्स है, वो मैंने पोजिशनल पिक के तौर पे दिया। और एनिमल हेल्थ केयर पे मैं वैसे बहुत बुलिश रहता हूं, तो हेस्टर बायोसाइंसेस जो कि वापस से करेक्ट होकर अच्छे लेवल्स पे आ गया, तो वो लॉन्ग टर्म पिक के तौर पे दिया हूं। और लास्ट वीक जब मैंने बहुत सारे लार्ज कैप्स दिए थे, तो आपने नोटिस किया, जो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज क्या बात है, सारे लार्ज कैप्स जनरली तो हमेशा स्मॉल कैप्स देते हैं, तो मैंने सिप्ला, विप्रो, इन्फी ये सब दिए थे, और बहुत बढ़िया लास्ट वीक परफॉर्म किए। लास्ट वीक मंडे को ये नहीं पता चल रहा था कि वीकेंड होते होते या वीक के खत्म होते होते अच्छा बंद होगा मार्केट, बट एनीवेज उस समय पे वही था। बट आज अब मैं वापस से मेरे पुराने फॉर्म में मिड कैप स्मॉल कैप ला रहा हूं और लार्जर मिड कैप्स। तो आज मैं कुणाल जी वाला लिंडे इंडिया एक स्टॉक है जो कि मेरा पिक ऑफ द वीक है, मेन स्टॉक ये है।
बाकी जो और दूसरे जो सेक्टर वाइज मुझे लगता है फर्टिलाइजर्स विल डू वेल, तो कोरोमंडल फर्टिलाइजर्स को देखें। पेपर स्टॉक्स विल डू वेल, जो कि लास्ट वीक थर्सडे फ्राइडे से ही शुरू हो गए थे करना। तो वेस्ट कोस्ट पेपर, इनफैक्ट इसको मैंने पहले रखा था बट ऑलरेडी फ्राइडे को पेपर स्टॉक्स चल गए, बट फिर भी मैं बोलूंगा कि बाय ऑन डिक्लाइंस। और एक स्टॉक मुझे लगता है कि बीपीसीएल कमाल कर सकता है अगेन, क्योंकि देखिए क्रूड ऑयल अगर नीचे आता है तो इन कंपनियों को फायदा मिलता है, और क्रूड भी नीचे आ जाए और कहीं ना कहीं सरकार थोड़ी प्राइस भी बढ़ा दे तो दोनों का इंपैक्ट इनको पॉजिटिवली मिलेगा। सो वन कैन बेट ऑन दिस स्टॉक आल्सो। तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि मतलब लोग इंतजार कर रहे हैं, सरकार दाम नहीं बढ़ा रही है। बिल्कुल 8 तारीख से लोग इंतजार कर रहे हैं, 8 से 14 हो गए, एक हफ्ता हो गया। एक हफ्ता हो गया। ऐसा तो गजब पहली बार एनालिस्ट हो गए थे जी जैन साहब, पहली बार सारे लोग एनालिस्ट हो गए थे। सब लोग बोलते कि भाई आज बढ़ेगा, बस 7 तारीख हो गया, एग्जिट पोल आ गया और इस बार पूरी एनालिसिस, एग्जिट पोल भी आ गया, एग्जिट पोल्स के रिजल्ट्स भी आ गए। हो सकता है शपथ ग्रहण के बाद बने। अब नेक्स्ट तो वही है कि शपथ ग्रहण के बाद होगा। चलिए, नहीं बढ़ रहे तब तक ठीक है। मेरे को टेंशन ये है कि बढ़ने के पहले वापस टैंक फुल करवाना है। एक मौका मिल गया, एक मौका और मिल गया तो वापस से एक टैंक फुल करवा लिया जाए। चलिए, लिंडे इंडिया और साथ ही कोरोमंडल, वेस्ट कोस्ट और बीपीसीएल, ये 4 स्टॉक हैं दमदार जो पसंद है जैन साहब को। तैयार है सुमित जी सुप्रभात, बताएं सर आपकी पसंद का शेयर इस हफ्ते के लिए। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग अनिल जी। सबसे पहले तो इतने सारे अवार्ड मिलने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। ऐसा लग रहा था इब्जा पे जी बिजनेस का कब्जा है। अरे क्या बात गजब। सुमित जी मान गए, मतलब है तो क्रिएटिविटी गजब की सुमित जी में। बिल्कुल, जिसके मानने जाते हैं उसको। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच सुमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। नहीं अनिल जी, सूट भी कर रहा है और एकदम हकीकत भी है। नहीं, ठीक बात है। इब्जा तो वाकई में बहुत ही बेहतरीन लोगों के हाथ में क्या इंस्टीट्यूशन है। और मैं बताऊं आपको दीप, हिंदुस्तान का पहला स्पॉट बुलियन एक्सचेंज भी इन्होंने अनाउंस किया है परसों ही। ओह वाओ। हाँ, तो अब ये तो पहला गोल्ड स्पॉट एक्सचेंज खोलने की तैयारी में बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, अनडाउटेडली बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। और जो पूरी जेम्स ज्वेलरी की जो इंडस्ट्री है, उनकी समस्याओं को उठाने में, पॉलिसी बनाने में उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और इसलिए हम आमतौर पर जनरली हम हर जगह जाते भी नहीं है, हर जगह कई जगह से अवार्ड्स के ऑफर आते हैं, हम लेते भी नहीं है, ये भी बताएं, क्योंकि अल्टीमेटली आपको किससे अवार्ड लेना है वो भी आपको सोचना चाहिए। सो वो ऑर्गेनाइजेशन भी उतना रेस्पेक्टेबल और रिलायबल होना चाहिए, नहीं तो आज देने के लिए तो बहुत लोग दे देंगे, आपको भी किससे लेना वो भी बहुत बड़ी। तो वाकई में बहुत अच्छे हाथों में ये संस्थान और बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, तो उनको भी हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई। जी सर, बताएं सुमित जी अब आपका पिक ऑफ द वीक। बिल्कुल अनिल जी, तो आज की बधाई के साथ अब शुरुआत करते हैं आज के पिक ऑफ द वीक का। पिक ऑफ द वीक में मेरे को ऐसा लग रहा है अनिल जी, डीवीज लैब के अंदर यहाँ से एक बढ़िया मूव ऊपर की तरफ देखने को मिलना चाहिए। पिछले 3 से 4 दिनों में स्टॉक ने लोअर लेवल से एक अच्छा मूव दिखाया है और ये मूव कंटिन्यू करने को तैयार है। 4330 के आसपास स्टॉक के अंदर नीचे में खरीदारी करें, एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड करें। डीवीज लैब में जो नीचे का सपोर्ट और स्टॉप लॉस बन रहा है वो 4250 का है और ऊपर में जो टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं 4450 से लेकर 45 रुपए तक के लेवल डीवीज लैब में जल्दी ही कुछ ही दिनों में देखने को मिल सकते हैं। खरीदारी करें डिप्स में डीवीज लैब। ओके, तो ये है आपके डीवीज लैब जहां पर आपको रखनी है नजर। एक्शन इस काउंटर में भी आपको बढ़ते हुए दिख रहा है। ओके, एक्शन आएगा? हाँ बिल्कुल आएगा। और तब तक एक बार ये ब्रेकिंग वाली खबर ले ली जाए दीप, जो आती हुई दिख रही है। और केम्प्लास, सैनमार और बाकी कंपनियों के लिए एक अच्छी खबर आती हुई दिख रही है। नेशनल पेरोक्साइड, इस कंपनी ने एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने की मांग की थी कुछ प्रोडक्ट्स पर। तो आइए समझ लेते हैं, हमारे संवाददाता अम्बरीश पांडे हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल, और उनसे जान लेते हैं कि क्या कुछ नोटिफिकेशन आया है, क्या है खबर। अम्बरीश बताइए। गुड मॉर्निंग सर। खबर है हाइड्रोजन पेरोक्साइड को लेकर। नेशनल पेरोक्साइड ने एक एप्लीकेशन दी थी DGTR में, जिसमें ये कहा गया था कि जो बांग्लादेश और थाईलैंड से जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड आ रहा है उस पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जाए। सरकार की अगर बात करते हैं तो पिछले 2016 से इस पे एंटी डंपिंग ड्यूटी लगी है, लेकिन इस बार जो कंपनी का तर्क ये था कि इस बार उन्होंने हर बार से कहीं ज्यादा प्राइसेस कम करके इंपोर्ट शुरू किया है, जिससे कि जो घरेलू इंडस्ट्री है उसको बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। और 13 सितंबर को पिछले साल यानी कि 13 सितंबर 2021 को DGTR ने जांच शुरू की थी और उस जांच में DGTR ने ये पाया है कि वाकई ये जो कीमतें हैं वो घटाकर इंपोर्ट किया जा रहा है। और इसके अलावा जो घरेलू इंडस्ट्री है उसकी क्वालिटी में और जो इंपोर्टेड क्वालिटी है दोनों में कोई अंतर नहीं है। जो दाम का अंतर बताया जा रहा है वो इस बात का फायदा उठाया जा रहा था कि हमारी पैकिंग है और पैकिंग की वजह से हमारे दाम
उन कंपनियों से थोड़े कम है और पैकिंग को ही वो क्वालिटी का इश्यू बता रहे थे। डीजीटीआर ने अपनी जांच में ये भी पाया है कि इसकी वजह से घरेलू इंडस्ट्री को जो नुकसान हो रहा है उससे बचाने के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी को लगाए जाने की जरूरत है, जारी रखने की जरूरत है। साथ ही साथ अगले 5 साल तक जारी रहेगी और ड्यूटी जो अभी तक लग रही थी उसको और बढ़ाना है। जो ड्यूटी का रेंज उन्होंने दिया है वो है 27.81 यूएस डॉलर से लेके 105.82 यूएस डॉलर तक, यानी कि लगभग 28 डॉलर से लगभग 106 डॉलर तक का ड्यूटी रेंज दिया है अलग अलग किस्म के प्रोडक्ट्स पे, जो कि कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करते हैं। अगर हम यूज की बात करें तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यूज जनरली जो कंपनियां हैं, दवा कंपनियां वो यूज करती हैं या फिर कपड़ा कंपनियों में होता है उसकी और सफाई के लिए। तो इन कंपनियों को जो कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड या इस तरह के केमिकल्स बनाती हैं जैसे कि सनमार्क केम्प्लास्ट हो गया, एचओसीएल हो गया, इनके लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है। जी, ये बड़ी खबर आती हुई दिख रही है। केमिकल स्पेस पे रखिए नजर, केम्प्लास्ट सनमार्क स्पेशली इसका बड़ा फायदा इसको होते हुए दिखेगा। एक बार जरा चार्ट पर राय भी ले लें सुमित जी, केम्प्लास्ट सनमार्क का चार्ट भी देखें, गुजरात एल्कलीज भी इससे बेनिफिट करेगा। दीपांशु, मेरे को लग रहा है कि पोजीशंस तो होल्ड कर सकते हैं। स्टॉक के अंदर गिरावट देखने को जो मिली थी वो अब थमनी चाहिए और यहां से एक ऊपर का मूव देखने को मिलना चाहिए। पिछले कुछ दिनों में स्टॉक ने ऊपर का मूव दिखा के फिर थोड़ा सा स्टॉक साइडवेज हुआ है और अभी साइडवेज का ब्रेकआउट आना चाहिए और यहां से ऊपर की तरफ का मूव देखने को मिलना चाहिए। 550 का लेवल जैसे ही स्टॉक के अंदर ऊपर में ब्रेक होगा तो स्टॉक में 590 रुपए से लेके 600 रुपए तक के लेवल ऊपर में देखने को मिल सकते हैं। पोजीशंस होल्ड कर सकते हैं। तो ये है आपके लिए केम्प्लास्ट सनमार्क, इस पर रखिए नजर। गुजरात एल्कलीज पर भी रखनी है नजर रखनी है ढेरों और स्टॉक्स पर जिस पर करेंगे एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा। आइए उससे पहले फर्स्ट एड की करते हैं शुरुआत।